सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल एंड बिजनेस एथिक्स, और वो भी फुल प्रूफ सारा का सारा सब्जेक्ट और सारे के सारे चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर, एज़ यू नो वेरी वेल, मैराथन के ज़रिए। और ये पूरा आपको सिलेबस जो है कंप्लीट करवाया जा रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कल एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंगली। तो ऑफ कोर्स कल के एग्ज़ाम के लिए जैसे बेनिफिशियल आपको हर सब्जेक्ट का दिया जाता है मैराथन, वैसे ही ये आपको मिल रहा है। तो विदाउट एनी डिले के आज हम शुरू करेंगे सारी चीज़ों को। लेकिन एक सिंपल सी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एथिकल थ्योरीज का जो टॉपिक है वो मैंने इसमें कवर नहीं करा है, जस्ट बिकॉज वो थोड़ा लेंथी है। ऑफ कोर्स उसमें अलग सी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, तो वो आप अलग सेपरेट वीडियो में आप जा सकते हो। उसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई पॉइंट में भी दे दूंगा, और वैसे भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक दो दो क्वेश्चन आपको मिलने के लिए रेडी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कि और भी छोटी सी चीज़, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई नोट्स वगैरह चाहिए किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। और वो नोट्स जो टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए अवेलेबल हैं, चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। हाँ जी, तो अब सबसे पहले बिजनेस एथिक्स के बारे में समझते हैं। देखिए, बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है कि मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ दैट गाइड द बिहेवियर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। मतलब एक सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको ये कहूँ कि ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हेल्प करते हैं बिजनेस में ये डिसाइड करने में कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसको कहा जाता है बिजनेस एथिक्स। सिंपल है, राइट सर। अब इसके बाद बिजनेस एथिक्स में क्या होता है, अब मेरी बात सुन लीजिए। ये एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स ना काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। वैसे मैंने आगे प्रिंसिपल्स भी लिखे हुए हैं, पर फिर भी एलिमेंट्स में काफ़ी पॉइंट वही मिलेंगे जो प्रिंसिपल्स से मिलते जुलते हैं। तो ध्यान से कर लीजिएगा, बिल्कुल सिमिलैरिटी थॉट्स हैं आपके। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आता है इंटीग्रिटी। बिजनेस एथिक्स में क्या है, क्या होता है? तो सर सबसे पहले बिजनेस एथिक्स में करेक्टरिस्टिक्स भी अगर हम बात करें तो क्या होता है, इंटीग्रिटी होती है। मतलब बिजनेस एथिक्स में ये कहा जाता है कि जितनी भी बिजनेस डीलिंग्स की जा रही हैं उसमें ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्टी और यानी ईमानदारी होनी चाहिए। नंबर टू, जितनी भी आप मतलब जितने भी पर्सन के साथ बात कर रहे हो, यानी एम्प्लॉय हो गया या कस्टमर हो गए या स्टेक होल्डर्स हो गए, इन सब के साथ आपने क्या बना के रखनी है, ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है सर, इन सब के साथ ट्रांसपेरेंट वे में रहना है, यानी हर एक छोटी सी छोटी चीज़ भी इनको डिस्क्लोज़ करनी है। क्योंकि अगर हम इनको अच्छे से डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लैक हो जाएगा, मतलब वहाँ पे लैकिंग आ जाएगी किसकी, ट्रांसपेरेंसी की। मतलब ओपननेस होना चाहिए सारा काम, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सभी की सभी स्टेक होल्डर्स को मिलनी चाहिए। नंबर थ्री, फेयरनेस। अब एथिक्स के अंदर फेयरनेस भी होना बहुत ज़रूरी है, यानी अगर मैं कहूँ सभी को इक्वली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। सभी को इक्वली जितना आप ट्रीट करोगे उतना बढ़िया होगा, यानी इक्वली ट्रीट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। सभी को फेयर फेयर रह मतलब फेयर डीलिंग, सभी के साथ फेयर डीलिंग्स करो। सभी पार्टीज जिनके साथ भी बातचीत कर रहे हो, एम्प्लॉयज़, कस्टमर या सप्लायर, उन सब के साथ आपने इक्वली ट्रीट करके चलना है अपने आप को, मतलब उन सभी में से किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। नंबर फोर, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स बिजनेस एथिक्स हमें ये कहता है कि सभी के साथ रिस्पेक्टफुल बिहेव करना है आपने। मतलब सभी के साथ सभी के राइट की या सभी की जो सोच है, सभी का जो कल्चर है, उनकी हमने क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, राइट। नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बिजनेस एथिक्स हमें ये भी कहता है कि देखो भाई, जो आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो या जो आप एम्प्लॉयज़ को खुश कर रहे हो या जो भी आप इसके अलावा जितनी भी मतलब सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, यानी जितने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, ये सब गाइडेंस कौन दे रहा है, बिजनेस एथिक्स दे रहा है। और इसका बेनिफिट कहाँ मिल रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मिल रहे हैं। मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब तो यही होता है ना कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, एम्प्लॉयज़ को खुश करना, मतलब उनके साथ फेयर ट्रीट करना, सोसाइटी की मतलब सोसाइटी की हर ज़रूरत को पूरा करना, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट देना। तो ये गाइडलाइंस कहाँ से मिलती हैं, बिजनेस एथिक के ज़रिए। तो बिजनेस एथिक कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को भी कवर करता है। एंड द लास्ट वन इज़ कंप्लायंस। बिजनेस एथिक्स आपको ये भी कहते हैं कि भाई साहब, जब हम बात कर रहे हैं ना कंप्लायंस की, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करवाना है, जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की कि हमने सभी को मतलब सभी को डिस्क्लोज़र देने हैं, सब चीज़ों के डिस्क्लोज़र देने हैं, सभी के साथ इक्वली ट्रीट करके चलना है, यानी सभी को जो वेजेस दिए जा रहे हैं, सैलरी दी जा रही है, वो एक इक्वल लेवल पे दी जानी चाहिए।
या सभी जो बिजनेस डीलिंग्स हैं वो फेयर वे में होनी चाहिए। ये सब चीज़ें कौन सिखाता है हमें? हमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन यानी लॉ के प्रोविजन सिखाते हैं। यानी जब हम ये सब चीज़ें मान रहे हैं तो ये बिजनेस एथिक के अंदर आती हैं। तो ऑटोमेटिकली बिजनेस एथिक किससे लिंक करता है? कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, राइट। तो ये हो गया आपका। तो काफ़ी हद तक आपको प्रिंसिपल्स भी कवर अप हो गए होंगे, आगे देखेंगे उसके बारे में। फिलहाल टाइप्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपके सामने आता है कि बिजनेस एथिक्स नॉर्मेटिव है। देखो एथिक्स कितने तरह के हैं, तो नॉर्मेटिव सबसे पहले आता है। यानी जब हम ये देखते हैं कि क्या अच्छा और क्या बुरा, नहीं सॉरी, क्या सही और क्या गलत, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल हैप्पीनेस, ड्यूटी और करेक्टर। मतलब जब हम अपनी खुशी के बेसिस पे या अपने जो हम ड्यूटी कर रहे हैं उसके बेसिस पे क्या सही क्या गलत लगा हमें, या फिर जो हमारा खुद का करेक्टर है उसमें क्या सही गलत लगा हमें, जब हम इन सब चीज़ों के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं क्या सही और क्या गलत है, दैट इज कम अंडर नॉर्मेटिव। जब हम बात करते हैं वर्च्यू की, वर्च्यू मतलब आपके खुद के वर्च्यूज, यानी एक तरीके से आपके खुद के मॉरल प्रिंसिपल्स। जब आप अपने मॉरल करेक्टर को प्रायोरिटाइज करके रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानते हो, यानी जब आप अपने मॉरल वैल्यूज़ के बेसिस पे अपने डिसीजन ज़्यादा अच्छे से लेते हो एज़ कम्पेयर टू जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा गया है उनकी बातों को नहीं मानते, तो वो किस में एथिक्स आ जाते हैं? वो वर्च्यू एथिक्स आ जाते हैं, ठीक है। अप्लाइड एथिक्स का मतलब होता है कि आप रियल लाइफ सिचुएशन में क्या मतलब क्या क्या चीज़ें कर रहे हो। एक सिचुएशन जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसको सॉल्व करने के लिए उस करंट सिचुएशन में आप किस तरीके से डील कर रहे हो उसको कहा जाता है अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। उनको माना मतलब उसको कैसे डील कर रहे हो, मतलब किन किन चीज़ों को अप्लाई करके आप उन सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हो, दैट इज कम अंडर अप्लाइड एथिक्स। देन उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके डिसाइड करना कि आप क्या करोगे, ये देखे बगैर कि क्या सही और क्या गलत है। सुन लो, ये ऑब्जर्व करके डिसाइड कर लेना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बल्कि ये देखा ही नहीं कि जो करने वाला है या जो हम कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं क्या वो सही है कि गलत। मतलब जब हम ऑब्जर्व करके डिसीजन ले लेते हैं पर ये नहीं देखते क्या सही और क्या गलत है, मतलब जो काम कर रहे हैं वह क्या वो अच्छा भी है या वो बुरा तो नहीं है काम, या फिर वो सही है या गलत तो नहीं है काम, ये जब हम देखना इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि ये काम कर लेना चाहिए ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, तो भाई साहब वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। मतलब हम जब सिर्फ ऑब्जर्व करके देख लेते हैं, उसमें ये नहीं देखते कि क्या सही और क्या गलत है, राइट। अब ये तो हो गए हमारे टाइप्स। अब ज़रूरत कहाँ है बिजनेस एथिक की? तो सर उसमें सबसे पहले आता है ट्रस्ट। ऑफ कोर्स अब जब इतनी सारी चीज़ें लेकर आओगे बिजनेस के अंदर, ट्रस्ट सभी का बनेगा। मतलब अगर मैं बात करूं कि स्टेक होल्डर जितने भी हैं उनके साथ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बनेंगे, ट्रस्ट बिल्डअप होगा, उनके साथ जब फेयर डीलिंग्स करेंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी प्रॉपरली, तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बनेगा। देन आता है रेपुटेशन। अब ट्रस्ट अगर कस्टमर्स का बनेगा, जितना ज़्यादा ट्रस्ट होगा उतना कंपनी की रेपुटेशन भी बढ़ती जाएगी। जितना ज़्यादा स्टेक होल्डर, कस्टमर और एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई होंगे उतना ज़्यादा कंपनी लॉन्गर लिव करेगी और उनके ऑटोमेटिकली रेपुटेशन भी बढ़ेगी। लीगल कंप्लायंस ये ऊपर कवर कर चुका हूँ, राइट। आई होप कि आपको वहाँ पे समझ आ गया है। एम्प्लॉय मोराल। अब देखो एम्प्लॉय का मोराल भी बढ़ जाता है। कैसे सर? अब जब मैं सभी एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करूंगा, मुझे पता है कि मुझे मेरी कैपेबिलिटी यानी सभी को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से सैलरी दी जा रही है, सभी को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जज किया जा रहा है, जो भी काम दिया जा रहा है उनको उनकी कैपेबिलिटी के साथ दिया जा रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, ट्रांसपेरेंट वे हो रहा है सारा काम, तो भाई साहब वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का मोराल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वहाँ पे उसको पॉजिटिव इन्वायरमेंट महसूस होगा ही होगा और ऑटोमेटिकली वो खुल के काम करेगा, वो वहाँ पे जी के काम करेगा, राइट। तो ये एडवांटेज है। उसके बाद कस्टमर की लॉयल्टी इंक्रीज हो जाएगी जब हम बिजनेस एथिक्स लेकर आते हैं। देन सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो सर अभी मैंने ऊपर वर्ड क्या कहा था? रेपुटेशन बढ़ जाएगी सपोज, और उसके पहले भी क्या आता था सर? ट्रस्ट बढ़ जाएगा। जब ये दो चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, कस्टमर ट्रस्ट के साथ जीत आ रहा है आपके पास, आप कस्टमर की लॉयल्टी जीत रहे हो, आप अपनी रेपुटेशन भी बढ़ा रहे हो, ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें कहाँ लेकर जाएंगी आपको? आपके बिजनेस की ग्रोथ की तरफ। और जब ग्रोथ हो जाएगी बिजनेस की तो आप एक ऐसे लेवल पे आगे बढ़ते जाओगे जहाँ पे आप सस्टेन भी कर लोगे। सस्टेन का मतलब है लंबे समय तक बिजनेस का चलते रहना।
तो लंबे समय तक बिजनेस तभी चल सकता है जब वो ग्रो कर रहा है और कुछ ना कुछ नया कर रहा है और अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बिजनेस एथिक्स मान कर या फॉलो करके ये काम आसानी से हो जाता है। एंड लास्ट में क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी मैंने ऊपर अभी अभी अच्छे से क्लियर करा। आई होप वो भी चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब मैंने अभी कहा कि सर प्रिंसिपल ऊपर कवर हो चुके हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आपका जुड़कर आ सकता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, तो उसमें क्या क्या होने चाहिए चीज़ें, तो वो आपको यहाँ पे ऐड ऑन करके कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं। कुछ ऐड ऑन किए गए हैं पॉइंट्स, बस उसको अच्छे से नज़र देख लेते हैं सर। जैसे इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी, तो वही पॉइंट्स हैं। अकाउंटेबिलिटी एक वर्ड ऐड हो गया है, जिसका मतलब क्या है कि हम बिजनेस एथिक के जरिए ये कहते हैं कि जिस जिस बंदे को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है ना, उस बंदे को अपने काम के लिए अकाउंटेबल भी बनना ज़रूरी है। मतलब अगर आप किसी चीज़ के एक्शन के लिए जिम्मेवार हो, मतलब आप कोई एक्शन करने के लिए जाते हो और उस एक्शन का क्या बना, उसके लिए जिम्मेवार भी आप ही माने जाओगे, आपने ही जवाब देना है। बिजनेस एथिक्स आपको ये कहते हैं। मतलब बिजनेस एथिक्स में ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि बिजनेस एथिक्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और बात खत्म। जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उसी को अकाउंटेबल भी बनाना है, ताकि एक्शंस कोई भी गलत ना हो सके, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो सर इसमें रिस्पेक्ट ऑलरेडी कवर कर लिया था ऊपर कि रिस्पेक्ट भी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट जितना देखो बिजनेस एथिक्स कहीं ना कहीं रिस्पेक्टफुल होंगे तो ही बात बनेगी। जब तक आप ये नहीं कहोगे कि भाई साहब एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे हम, या फिर कस्टमर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे हम, तो वो भी लोग आपके साथ रिस्पेक्ट के साथ नहीं रहेंगे, यानी एम्प्लॉयज़ भी चले जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में से, और कस्टमर भी आपकी लॉयल्टी के साथ आपके साथ नहीं रहेंगे, यानी कस्टमर भी आपके साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे। और एक टाइम आएगा जब आप ये सब चीज़ें खो दोगे। तो कहीं ना कहीं बिजनेस एथिक्स के अंदर क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए। सभी के साथ रिस्पेक्ट कैसे करनी है, सभी के कल्चर और उनके राइट्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, ये आपको सिखाया जाना चाहिए। बिजनेस एथिक्स के अंदर अभी मैंने कहा एक और वर्ड आता है एम्पथी। एम्पथी मतलब एक तरीके से सिंपथी का दूसरा टर्म ही आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉयज़ को कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, उनकी फीलिंग्स है कहीं पे, तो उन फीलिंग्स को समझना भी किसके अंदर आता है, इसी के अंदर आता है। कि बिजनेस एथिक्स आपको ये कहते हैं कि हर एम्प्लॉय की फीलिंग्स को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जितनी फीलिंग्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हैं, अगर उनकी कोई नेगेटिव फीलिंग्स है तो उनको ठीक करने की कोशिश की जा सकती है, अगर उनकी कोई पॉजिटिव फीलिंग्स है तो उनको भी पहचानना ज़रूरी है, ताकि अपने एम्प्लॉयज़ में, मतलब आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सके, और उस चीज़ को अगर गलत है तो ठीक किया जा सके। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब आपके पास प्रिंसिपल्स भी हो गए। अब अगला टॉपिक आता है कि सर अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस कौन सी होती हैं। अनएथिकल मतलब मॉरली काम नहीं करा आपने, यानी जो चीज़ सपोज अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो पर उसमें दूसरे का नुकसान हो जाए, उसको अनएथिकल कहा जाता है। तो अब ये होता क्यों है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है सर, तो मैंने एक ही तरफ से आपको दोनों पॉइंट समझा देने हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए तो सर होता क्यों है। अब देखो मेरी बात सुनो, आप गलत काम कब करते हो, जब आपको कोई देखने वाला नहीं होता, राइट। तो अगर कोई देखने वाला बंदा ही नहीं है तो आप गलत काम करोगे। अब उस चीज़ को सही कैसे कर देंगे सर, ऑफ कोर्स उन चीज़ों को सही करने के लिए आप वहाँ पे मॉनिटरिंग करने के कुछ सिस्टम्स लगा दोगे, या तो फिर 2-4 पर्सन ऐड करके उस एरिया में रख दोगे कि कोई गलत काम जहाँ पे हो रहा है उसको ठीक किया जा सके, या फिर वहाँ पे कैमरे लगाकर उस चीज़ को दूर से वॉच आउट करोगे, राइट। सेकंड आता है प्रेशर टू मीट द टारगेट। अब आपने कहा कि भाई साहब इतना रेवेन्यू या इतनी सेल्स तो करनी ही करनी है कंपनी के अंदर, आपने अपने मैनेजर को कहा। अब मैनेजर भाई साहब डर गए, ऑनर ने कह दिया कि भाई साहब मुझे तो करना ही, मतलब ऑनर ने कहा हुआ है तो मैनेजर कह रहा है करना तो पड़ेगा। अब मैनेजर भाई साहब ने कहा कि ये काम करवाना ही है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा, एम्प्लॉयज़ के टारगेट मीट होने की संभावना थोड़ी कम लग रही है एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ ने कुछ गलत काम करने की कोशिश कर दी वहाँ पे कि चलो ऐसा करते हैं फिक्टिशियस नाम के डेटा डाल देते हैं, उससे क्या होगा, सेल पहुंच जाएगी जितनी चाहते हैं हम। तो वहाँ पे वो चीज़ गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार टारगेट मीट आउट करने के लिए हम गलत राह पे चले जाते हैं, जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, वो एक गलत चीज़ है। तो उसको सही कैसे किया जा सकता है, जब हम उनको ये समझाएंगे कि हमारा गोल वो सेल को अचीव करना है, पर सही रास्ते पे चल के भाई। कोई बात नहीं अगर 2 साल लग भी जाएंगे तो, लेकिन अगर हम वहाँ पे 1 साल में नहीं पहुँचे पर अगर दूसरे साल में उसके डबल बेस पे भी पहुँच गए तो फ़ायदा, मतलब नुकसान, मतलब हम पहुँच तो वहीं पे गए जहाँ हम जाना चाहते थे। तो उनको ये समझाना ज़रूरी है कि गलत तरीके से हासिल की गई चीज़ नहीं चलती इतनी देर जितना सही तरीके से चलने वाली चीज़ चलेगी। तो उनको ये समझाना है, उनके अकॉर्डिंग ऐसे कल्चर को डेवलप करना है आपने।
ठीक है। उसके बाद बात आती है सर एथिकल ब्लाइंड स्पॉट हो गया, या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, या इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड, या लैक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ये सब आपकी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे जैसे इसमें मैं पर्टिकुलर आपको ले चलता हूँ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में, क्योंकि देखो डाइवर्स इन्वायरमेंट बेसिस पे एम्प्लॉयज़ वहाँ आकर काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग आके ना आकर भरकर काम कर रहे होते हैं, मतलब कोई उधर से आ गया, कोई उधर से आ गया, कोई उधर से आ गया, बहुत सारे एरिया से लोग आकर काम कर रहे होते हैं। तो डाइवर्स इन्वायरमेंट जब बना होता है ना, तो उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कई बार कल्चर जो होता है ना, वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो एक अनएथिकल प्रैक्टिसेस का कारण बन जाता है। क्योंकि जब किसी को लगता है कि उसके एथिकल मतलब उसके कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है, या उसका कल्चर या ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे अनएथिकल चीज़ें चल रही होती हैं या चल रही होंगी। तो उसको ठीक कैसे करना है, मैंने अभी कहा, उसको ठीक करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कल्चर इन्वायरमेंट लेकर आना पड़ेगा। कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी, मतलब इंटीग्रिटी वाला कल्चर लेकर आना पड़ेगा, मतलब ऑनेस्टी यानी ईमानदारी वाला कल्चर लेकर आना पड़ेगा। और एक एथिकल लीडरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी जिसमें एक लीडर अपने लोगों को आगे लेकर जाएगा और ये समझाएगा कि क्या करना सही होगा और क्या करना गलत है। ओके। अब इसके अलावा लैक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कई बार ऐसे कारण और भी आ जाते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें और भी आ जाती हैं जिसकी वजह से कई अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो जाती हैं। तो कुछ भी अनसर्टेनिटी आती है, कुछ भी ऐसे बेवजह कारण बन जाते हैं किसी गलत काम को करने के, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए भी कहा जाता है कि भाई साहब, जो जानबूझकर इंसान कर रहा है, जो जानबूझकर एम्प्लॉय गलत काम कर रहे हैं, तो उनको रोकने का एक सिंपल सा तरीका क्या है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन उनके ऊपर लिया जाना चाहिए। तो ये एक सिस्टम है। ठीक है जी। तो ऑल दीज आर द मेनली आप क्या कह सकते हो अनएथिकल प्रैक्टिसेस, क्यों होते हैं और कैसे ठीक किए जा सकते हैं, वो हमने कवर अप करे एक शॉर्ट वे में, जिससे आपको आगे बनाने में थोड़ी मदद भी मिल सकती है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स और भी कवर कर सकते हो, जैसे इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड हो गया, एथिकल ब्लाइंड सपोर्ट हो गया, वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। आप अलग अलग लिखोगे, आप टेबल बना के मत लिखना, नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद आते हैं एथिकल लीडरशिप किसको कहते हैं सर, अब उसको थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि सर एक एथिकल लीडरशिप में वही चीज़, मतलब एक एथिकल लीडरशिप में ना अथॉरिटी भरी होती है। मतलब एक एथिकल लीडरशिप वही अच्छी लीडरशिप है जिसमें अथॉरिटी जैसी फीलिंग्स हो, मतलब जिसमें अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी मतलब जिसको जिम्मेवारी दी गई हो और उसको अपनी जिम्मेवारी का पता होना चाहिए, राइट। दूसरा आता है कि एथिकल लीडरशिप में एम्पैथी, जो हम ओवरऑल ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, आई होप वो चीज़ क्लियर है। नंबर 3 अकाउंटेबिलिटी, ये भी वैसे ऊपर कवर किया था, कुछ पॉइंट काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, याद रखा करो। कुछ पॉइंट्स आप काफ़ी हद तक मिलते जुलते जो है ना, उनको लिख लिया करो, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में अगर फंस जाओ ना, तो आप उन पॉइंट्स को लिख के आ सकते हो, जिससे आपको नंबर मिल सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी, अब देखो एथिकल लीडरशिप में ना जवाबदारी भी होनी चाहिए। अब एक लीडर वही होना चाहिए जो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है ना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का मतलब ये नहीं कि देकर ख़त्म, उसको कहो कि भाई साहब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आपको मैंने दी है ना, इसका मुझे आंसर भी देना है आकर, आप इसके जवाबदार हो, आप मुझे आकर इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हो, आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो एथिकल लीडरशिप वो होती है। उसके अलावा एथिकल लीडरशिप में डिसीजिवनेस होनी चाहिए। मतलब क्या है कि टाइमली डिसीजन क्या लेने हैं, क्या सही डिसीजन कब लेने हैं, कब कब सही डिसीजन होगा, कैसे कैसे लेना है, किस किस पीरियड में लेना है, ये सब चीज़ें एथिकल लीडरशिप को पता, मतलब एथिकल लीडर्स को पता होनी चाहिए, और एथिकल लीडरशिप का ये मेन पार्ट माना जाता है। एथिकल लीडरशिप में एम्पावरमेंट भी होनी चाहिए, मतलब किसी चीज़ को बूस्ट करने की पावर। जैसे जो लोग वो लेकर जा रहे हैं ना, मतलब लीडर कौन होता है, जो अपने सबसे आगे होकर बाकी सभी को लीड करके चलता है कि आप मेरे पीछे पीछे चलिए। तो जो वो पीछे अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर जा रहा है अपने आगे, मतलब वो लेकर जा रहा है ना कि चलो मेरे पीछे पीछे चलो, ये काम करना है, वो काम करना है, जो करवा रहा है काम, उसका ये भी रोल है कि भाई साहब एम्पावर करो सभी को। एम्पावर मतलब अगर वुमेन है तो उनको वुमेन एम्पावर और ज़्यादा करो, वुमेन की एम्पावरमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर एम्प्लॉय में टीम बनाई गई है तो टीम की एम्पावरमेंट करो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो बिल्डअप हो सकें, ताकि वो ग्रोथ हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, और गोल्स कॉमन बनकर सभी को पता हो कि क्या मेन गोल हासिल करना है, कोई अपना अपना गोल हासिल करने के लिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ना पड़ जाए। ठीक है। आगे आता है रिस्पेक्ट करिए सभी, ऑफ कोर्स ये तो ओवरऑल कवर कर दिया है मैंने ऊपर भी। और स्टेवर्डशिप का मतलब होता है एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रायोरिटाइज द लॉन्ग टर्म वेलबींग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोसाइटी। कहने का मतलब क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं या जो भी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो एक एथिकल लीडरशिप में वो सारी भरपूर होनी चाहिए।
मतलब एक एथिकल लीडरशिप या एक एथिकल लीडर वही बन माना जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को संभाला कैसे जाए, एक एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म कैसे लेकर जाया जाए, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में वेलबींग को कैसे लंबा किया जाए, या फिर उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करके रखा जाए। ये सब चीज़ें जिसमें देखी जाती हैं उसको एथिकल लीडरशिप में डाल दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें कॉमन किसके अंदर आती हैं? एथिकल लीडरशिप में आती हैं। अब इसको लर्न करने का तरीका भी मैंने दिया हुआ है कि इफ़ यू वांट टू लर्न दैट पॉइंट्स देन यू कैन यूज़ द वर्ड लीडर्स। अब जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो लीडर की फुल फॉर्म है LEADERS। तो L फॉर लेजिटिमेसी, E फॉर एम्पैथी, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, D फॉर डिसीजिवनेस, E फॉर एम्पावरमेंट, R फॉर रिस्पेक्ट एंड S फॉर स्टीवर्डशिप। ओके, यस सर। अब उसके बाद आते हैं एथिकल प्रॉब्लम्स इन द मैनेजर और फॉर द मैनेजर्स। मैनेजर्स के लिए या मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है सर? बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप सभी से मतलब आप सभी ज़्यादातर जानते हो। जैसे कि सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन। हम डिस्क्रिमिनेट करते रहते हैं सभी को ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, जेंडर्स के बेसिस पे। बहुत सारी रीजंस है जिसके बेसिस पे हम बहुत सारे लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो उन चीज़ों को नहीं करना है तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डाइवर्स ट्रेनिंग सिस्टम लेकर आना पड़ेगा। मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि भिन्न भिन्न लोगों को लेकर आया जाए, अलग अलग लोगों को काम में लगाया जाए, जिससे अलग अलग लोगों की टीम बनेगी और सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करना है और कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है उसके बारे में पता चलेगा। राइट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी बंदा अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा होना चाहिए, क्योंकि अब जब उसने अपना प्रॉफिट सोचा हुआ है ना तो वो किसी दूसरे को हार्म पहुंचाकर भी अपना काम हासिल कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी पर्सन का। मतलब पर्सनल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे क्लैश नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है। और इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए हमारे पास? क्लियर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसीज। मतलब कुछ ऐसे गाइडलाइंस रखनी पड़ेंगी आपको जिसमें बार बार एम्प्लॉयज़ को ये बताना पड़ेगा कि आप अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल को मीट आउट करोगे तो आपके खुद के पर्सनल गोल तब मीट आउट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने पर्सनल गोल को हासिल करने की कोशिश करोगे तो तब ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा नहीं होगा। तो उस बेस पे आप अपना भी नुकसान करोगे बाद में आकर और हमारा भी कर रहे हो। तो इसके लिए सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की मदद करो, आपकी अपने आप मदद हो जाएगी। ये गाइडलाइंस उनके पास होनी चाहिए, उनको समझाना पड़ेगा बार बार। ठीक है। करप्शन इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग में बता देता हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है सर? इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कुछ गुप्त इन्फॉर्मेशन को बाहर भेज देना। मतलब कंपनी की कुछ गुप्त इन्फॉर्मेशन है, जब हम उनको बाहर डिस्क्लोज कर देते हैं अपने किसी और शेयर होल्डर्स को या जिसको नहीं देनी होती इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग गलत वे है। तो मैनेजमेंट में से बाहर चले जाना इन्फॉर्मेशन, ये इसका एक इशू बन गया। अब इस इशू को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें स्ट्रिक्ट इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस लेकर आनी पड़ेंगी और कुछ एजुकेशंस भी कुछ एजुकेशन भी देनी पड़ेगी अपने लोगों को। यानी कहने का मतलब ये है कि उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब किस लेवल तक कोई चीज़ कितनी कॉन्फिडेंशियल है, कौन सी चीज़ आप बाहर डिस्क्लोज कर सकते हो, कौन सी नहीं कर सकते हो। क्योंकि कई बार अनजाने में कर दिया जाता है क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं दी जाती कि आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन बाहर देनी है और कौन सी नहीं। तो हम सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिसमें कॉन्फिडेंशियल भी चली जाती है। तो इसलिए उनको एजुकेशन देकर ये समझाओ कि भाई साहब ऐसा नहीं करना, कितने लेवल तक ज़रूरी चीज़ें अपने पास रखनी है वो भी ध्यान रखो। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन मैनेजमेंट। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़रूर देना चाहिए और इसको ध्यान देने के लिए आपको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इको बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वेरी सिंपल। इसके अलावा अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, कहने का मतलब ये है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं कई बार जो लेबर लॉ कहता है उसके बेसिस पे काम नहीं किया जा रहा है। जो लेबर लॉ ने कहा हुआ है उस बेसिस पे कोई बात ही नहीं मानी जा रही है, तो उसकी भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो सर उसके लिए ठीक अगर करना है आपने तो आपको बार बार लेबर लॉ के रेगुलेशंस के बारे में अपने वर्कर को बताना पड़ेगा। अपनी कंपनी में लेबर लॉज को बार बार जताना पड़ेगा कि भाई साहब ये लेबर लॉज हैं, आपको इसी के हिसाब से सैलरी मिलेगी, इसी के हिसाब से आपको रेगुलेशंस माननी पड़ेंगी, इसी के हिसाब से एम्प्लॉयज़ को फेयरली ट्रीट करना है। ये सब चीज़ें आपको बार बार गाइड करनी पड़ेंगी, तब जाकर अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा एक मैनेजमेंट के अंदर। तो आई होप ये भी चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होनी चाहिए। अब वैल्यूज़, एथिक्स और मॉरल्स के अंदर क्या डिफरेंसेस है सर? डिफरेंसेस में सबसे पहले आता है हमारे पास मॉरल्स किसे कहते हैं। तो जब हम अच्छे बुरे की नहीं, अच्छा बुरा होता है एथिक्स के बारे में। जब मैं अच्छा बुरा और सही गलत दोनों चीज़ें कंबाइन भी कर दूं तो वो एथिक्स में चला जाएगा। लेकिन जब मैं सिर्फ
सही गलत की बात करता हूँ कि ऐसे बिलीफ, ऐसे बिलीफिंग प्रिंसिपल्स जो मुझे ये गाइड करें कि क्या सही और क्या गलत होगा, राइट और रॉन्ग क्या होगा, वो मेरे मॉरल्स हैं। और जब ये मॉरल्स सही गलत के साथ मिलकर मुझे बताएं कि क्या सही और गलत होगा, वो मेरे एथिक्स बन जाएंगे। और सिमिलरली वैल्यूज़ क्या है, वो मेरी अपनी बिलीव्स हैं कि मतलब ऐसे बिलीव जो मेरे बिहेवियर को गाइड करते हैं, मतलब ऐसे मेरे विश्वास जो मेरे बिहेवियर को गाइड करें, वो मेरे बिलीव, वो मेरी वैल्यूज़ मानी जाती है, राइट। इसके अलावा मॉरल्स का फोकस होता है इंडिविजुअल कॉन्सिक्वेंसेस के मतलब कंसाइंसेंस के ऊपर, मतलब इंडिविजुअल के ऊपर, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल के ऊपर होता है। जो एथिक्स होते हैं वो सोशली इम्पैक्ट भी होते हैं, मतलब उनका फोकस सोशली इन्वायरमेंट के ऊपर भी रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, और इंडिविजुअली तो रहता ही है। और वैल्यूज़ फंडामेंटल बिलीफ्स होते हैं, वो सभी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, राइट। मॉरल्स जो हैं उसका सोर्स होता है पर्सनल अपब्रिंगिंग, आपकी खुद की अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, आपका खुद का विश्वास क्या बना हुआ है कि आप किसको सही मान रहे हो, किसको गलत मान रहे हो, क्या सही मान रहे हो, क्या गलत मान रहे हो, वो इसमें आ जाता है। लेकिन एथिक्स आपको सोसाइटी से देखने को मिलते हैं, आपके खुद के कल्चर से आपको देखने को मिलते हैं, लीगल फ्रेमवर्क आपके अंदर सेटअप करता है, यानी बिजनेस में जाकर आपको बताया जाए कि आपने ये करना है और ये नहीं करना है, तो वो क्या है, एथिक्स है, ठीक है। आप खुद के लेवल पे कुछ सोच रहे हो, सोसाइटी में जाकर ये सही होगा और ये नहीं होगा, वो मॉरल्स है। अब वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो आपकी खुद की पर्सनल, कल्चरल और सोसाइटल इन्फ्लुएंस, वो भी सेम आते हैं। इसके अलावा कोई अगर स्कोप, फ्लेक्सिबिलिटी, एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें भी बात करी जाए तो बहुत नॉर्मल सी है। जैसे अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात करोगे तो सर मॉरल्स जो होते हैं वो काफ़ी हद तक रिजिड होते हैं, मुश्किल होते हैं, काफ़ी सख्त, मतलब चेंजेस उसमें बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि वो अपब्रिंगिंग हुई होती है ना स्टार्टिंग से, इस वजह से। एथिक्स की बात की जाए तो वो अडेप्टेबल है, यानी सोसाइटी जैसे कहेगी वैसे अडेप्ट कर लिए जाते हैं। और वैल्यूज़ की बात की जाए तो सर वो चेंजेस होती रहती हैं, क्योंकि वैल्यूज़ जो है वो बिहेवियर पे डिपेंड करती हैं, मतलब कहीं ना कहीं वैल्यूज़ ही, मतलब एक तरीके से जो आपके विश्वास है वो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को गाइड कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं, तो उस वजह से उसमें चेंजेस आपको काफ़ी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एग्जाम्पल आप कोई भी ले लो कि बिलीविंग लाइन इज़ ऑलवेज रॉन्ग, मतलब आप ये बिलीव करते हो कि यार झूठ बोलना हमेशा गलत है, तो ऑफकोर्स वो चीज़ क्या है, मॉरल्स है। एथिक्स क्या है, मेडिकल प्रोफेशनल एडहेरिंग टू द पेशेंट कन्फिडेंशियलिटी, यानी एक एरिया की बात कर ली कि सपोज अगर मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात करें तो उसमें कहा जाता है कि पेशेंट की कोई भी जो कन्फिडेंशियलिटी है, यानी जो कन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। और वैल्यूज़ की, मतलब पेशेंट की हर बात को ज़्यादातर कन्फिडेंशियल रखना है। और वैल्यूज़ की बात की जाए तो वैल्यूइंग द ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और कंपैशन, तो वो उसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो सिंपल सा है, एक बार अच्छे से रीड आउट करके देख लेना, कोई इसमें मुश्किल नहीं आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तीनों का रिलेशनशिप अगर हम जाने तो जो मैंने ऊपर कवर अप कर दिया उन्हीं चीज़ों को थोड़ा रिलेट करके बताया गया है कि जो मॉरल्स हैं कहीं ना कहीं वो पर्सनल बिलीफ से रिलेटेड है, जो आपको राइट और रॉन्ग कंडक्ट के बारे में बताते हैं। एथिक्स जो है वो आपको सोसाइटी में क्या सही करना है, क्या गलत, मतलब क्या अच्छा और क्या बुरा होगा, सोसाइटी के बेसिस पे वो आपको जताया जाता है इसके अंदर। और वैल्यूज़ आपके बिलीफ होते हैं जो आपके बिहेवियर को गाइड करने में मदद करते हैं और आपने क्या डिसीजन लेने हैं उसमें आपको बताते हैं। तो एक तरीके से ये रिलेशनशिप है जो आप इसमें कवर अप कर सकते हो। अब आगे बात आती है सर, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसे कहा जाता है। देखो अभी हमने ऊपर वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जब आपका खुद का इंटरेस्ट, मतलब व्हेन इंडिविजुअल और एंटिटीज हैव कंपीटिंग इंटरेस्ट, मतलब जो एक बिजनेस का इंटरेस्ट है और जो पर्सनल मेरा खुद का इंटरेस्ट है, यानी जो एम्प्लॉय का पर्सनल इंटरेस्ट है, जब उसमें क्लैशेज होने शुरू हो जाएं तो वो इसमें क्या कवर अप हो जाता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसमें कवर अप हो जाता है। यानी मैं चाहता हूँ कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, कहीं ना कहीं बिजनेस चाहता है कि यार हमने अपना प्रॉफिट कमाना है, तो दोनों बढ़ाना तो चाहते हैं अपनी चीज़ों को, पर जो पर्सनल जब अपनी चीज़ें आ जाती हैं ना, जब पर्सनल खुद का गोल आ जाता है बीच में, यानी जब हम ये सोचते नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे जो मर्जी चाहे लेकिन हम अपना गोल हासिल कर लें, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कन्फ्लिक्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि ये आप अचीव करो जो हम चाहते हैं, क्योंकि उसी में आपका भी बेनिफिट होगा। पर एम्प्लॉयज़ कई बार अपने प्रॉफिट कमाने के लिए कई बार खुद किसी मतलब ऐसी डीलिंग में जुड़ जाते हैं जिसमें वो ये नहीं देखते कि बिजनेस का क्या प्रॉफिट और लॉस होने वाला है, बल्कि अपना प्रॉफिट देखकर बिजनेस को वो काम मतलब बिजनेस को वो काम लगवा देते हैं, जिससे कई बार बिजनेस को नुकसान भी हो जाता है पर उसको खुद को बेनिफिट हो रहा होता है, इसलिए वो कई बार वो काम कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कारण बनती हैं। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों होता है सर, डुअल रोल विद कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप एक ही काम दो दो रोल के बेसिस पे कर रहे हो, यानी अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया कि सपोज आप कोई मतलब
आप जानते हो कि मतलब जैसे सपोज आपका कोई रिलेटिव है, अब कंपनी चाहती है कि किसी एक ना अकाउंटेंट को रखना है। सपोज आपके नॉन में कोई रिलेटिव है जिस जो अकाउंटेंट है, आपने उसका नाम ले दिया। क्यों ले दिया? क्योंकि आपको पता है कि अगर उस अकाउंटेंट मतलब आपका दोस्त ले लो, चलो दोस्त रिलेटिव रहने दो, दोस्त है, तो आपको पता है कि अगर उसको बेनिफिट होगा, उस अकाउंटेंट को बेनिफिट होगा अगर मैंने उसका नाम दिया, तो अकाउंटेंट भी खुश हो जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर मैंने नाम दिया तो उससे मेरा लिंक भी जुड़ जाएगा, तो मुझे भी फाइनेंशियली कोई ना कोई तो फ़ायदा हो जाएगा। तो इसीलिए उसने नाम दिया। उसने ये देखा ही नहीं कि वो अकाउंटेंट एक्चुअली में कैपेबल है कि नहीं। मतलब बिजनेस में उसने नाम ये सोच के दे दिया कि चलो वो मैं भी जानता हूँ, मेरे लिए बेनिफिट हो जाएगा अगर मैंने उस अकाउंटेंट का नाम इसमें लगवा दिया, क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का। तो कहीं ना कहीं मैं डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर अगर मैं उस अकाउंटेंट का नाम दे भी देता हूँ अपनी कंपनी के अंदर, तो मेरी बात मानी जा सकती है। तो मैंने अपने बेनिफिट के लिए कहीं ना कहीं, या अपने अगर मैं एम्प्लॉई हूँ तो अपने बेनिफिट के लिए कहीं ना कहीं मैंने क्या किया है, कंपनी में वो पर्सन को लेकर आने की कोशिश की है। अब मुझे नहीं पता वो कंपनी में अच्छा काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये चीज़ देखनी तो पहली ज़रूरी थी, पर मैंने अपने बेनिफिट के लिए वो चीज़ देखी नहीं उनके लिए कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा वो अकाउंटेंट के नहीं होगा, तो बाद में कंपनी को लॉस हो गया। तो अपना बेनिफिट कमाने के लिए कई बार ऐसा अगर हम करते हैं तो वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। यानी इसमें मैं डुअल रोल ले रहा हूँ कि मैं अपना कंपनी के लिए भी काम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और उस पर्सन के लिए भी। तो ये गलत चीज़ होती है, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है इसके अंदर। उसके अलावा जब मेरा खुद का पैसा मतलब खुद का जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़ा होता है उस पर्सन में, जब अब मैंने एग्जांपल दिया राइट, पर्सनल रिलेशनशिप अभी मैंने एग्जांपल दिया, रिलेटिव भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है। आउटसाइडेड इंटरेस्ट, अब वो मेरी कंपनी का पार्ट तो है नहीं पर कंपनी के बाहर का पार्ट है, तो वो भी एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके अलावा जैसे एम्प्लॉयमेंट विद कंपीटिंग एंटिटीज़, एम्प्लॉयमेंट विद कंपीटिंग एंटिटीज़ का मतलब कह लो कि आपने अपने कॉम्पिटिटर के एंटिटीज़ में से किसी के साथ रोल लिया, मतलब आपका जो लिंक है यानी एक एम्प्लॉयज़ के लिंक है ना, जो कॉम्पिटिटिंग किसी एंटिटी के बीच में किसी पर्सन के साथ लिंक जुड़े हुए हैं, जिससे कन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उधर जाती है, तो उसको उसके फाइनेंशियल जैसे सपोज मैं हूँ, अब मेरे बिजनेस का किसी के साथ कंपटीशन चलता है, पर मेरे मतलब जिस बिज़नेस के साथ हमारा कंपटीशन चलता है उस बिज़नेस में मेरे कोई खास बंदे बैठे हुए हैं, तो अगर मैं उनको अपने बिजनेस की कोई कन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन देता हूं तो वो मुझे उसके लिए क्या देते हैं, कोई ना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हुआ है मेरा, तो कहीं ना कहीं वो भी एक गलत चीज़ है, तो वो भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पार्ट बनती हैं। इसके अलावा अब इसको ठीक कैसे किया जाएगा सर? तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको डिस्क्लोजर अच्छे रखने पड़ेंगे। डिस्क्लोजर का मतलब सर, मतलब अगर कहीं पे भी लग रहा है ना कि रेलिवेंट पार्टीज में कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है राइट, तो उसको कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका है उस चीज़ को जितना डिस्क्लोज कर सकते हो, यानी आप हर एक बंदे के गोल्स के बारे में पूछो उसको कि आप क्या, मतलब आप क्यों आए हो यहाँ पे, मतलब हर किसी का गोल क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करना, यानी सभी का गोल कॉमन गोल होना चाहिए। अगर हर एक के डिफरेंट डिफरेंट गोल हुए तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसलिए इसका डिस्क्लोजर होना ज़रूरी है। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी ऑलरेडी क्लियर है। रेकुजल, अब ये क्या होता है सर? रिफ्रेन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन और एक्शंस वेयर अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट। कोशिश करो कि आप उस एरिया में जाओ ही ना जहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के चांसेस हैं, मतलब आप वो वाले डिसीजन लेने के बारे में सोचो ही मत जिसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के चांसेस हैं। तो इसमें यह कहा जाता है कि अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकना है ना, तो जिस डिसीजन में लगता है कि यार लोग मतलब जो एम्प्लॉयज़ अगर पार्टिसिपेट करेंगे भी तो उनके आपस में विचार कन्फ्लिक्ट होने वाले हैं, तो ऐसे डिसीजन में उनको पार्टिसिपेट करवाना ही नहीं चाहिए। ठीक है। इसके अलावा पॉलिसी अध्यरेंस, पॉलिसी की गाइडलाइंस अगर फॉलो करवा के काम किया जा रहा है तो कभी भी कोई काम गलत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, जब आपको पता है कि बार बार आप ऑब्जेक्टिव, आपको पता है कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को भी बताया हुआ है क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। अगर आप टारगेट रखोगे कि यार उसकी इवैल्यूएशन मैंने टाइमली करते रहना है, इवैल्यूएशन मतलब मैंने ये देखते रहना है कि जो मेरे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं क्या वही गोल के लिए कर रहे हैं जिसके लिए मैंने उनको कहा था, तो उसकी इवैल्यूएशन यानी उनके लिए फॉलोअप रखना पड़ेगा। तो फॉलोअप अगर प्रॉपर आ रहा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो समझो सही है सब कुछ। लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कारण बन सकता है। तो इसको कंट्रोल करने का तरीका ये है कि उसको इवैल्यूएट करते जाओ टाइम टू टाइम। एथिकल गाइडेंस, ऑफ कोर्स ये तो एक अच्छा मैटर है कि अगर एथिकली आप मतलब एथिकली गाइड करोगे ना किसी को, कि उसको समझाओगे कि यार ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मतलब उसको एक बिजनेस के अंदर बताओ कि हमारे बिजनेस नहीं, इवन हर एक एरिया के अंदर आपको ये काम करना सही है और ये काम करना गलत है। डू और डोंट्स के बारे में बताओ ताकि वो चीज़ जान सके और कभी भी वो गलत काम ना करे। राइट। अब वर्क प्लेस में कौन कौन से एथिकल इश्यूज आते हैं, ये आपका अगला टॉपिक है।
अब वर्क प्लेस में कौन कौन से एथिकल इश्यूज आते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल राइट हो गए, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जेंडर इश्यूज हो गए, या सेक्सुअल हार्समेंट हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल राइट की। तो सर इंडिविजुअल राइट में बहुत सिंपल से पॉइंट है, मैंने इसको वैसे ना लिंक कर दिया कि इसको कंट्रोल कैसे करना है आपने साथ ही साथ। तो सर जैसे सबसे पहले प्राइवेसी प्रोटेक्शन। अब देखो ऑफकोर्स कोशिश करो कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी एम्प्लॉय उनके पास काम कर रहे हैं ना एज एन इंडिविजुअल, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बाहर कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना है। उनकी इन्फॉर्मेशन की रिस्पेक्ट यानी कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए वो चीज़ें। फेयर ट्रीटमेंट, एक ये भी इशू रहता है कि हम किसी को फेयर ट्रीट कर नहीं रहे आज के टाइम में, यानी कई एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, फेयर ट्रीट नहीं कर रहे हैं। यानी अगर उनको लग रहा है कि यार कोई बंदा उनका खास है ना तो उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती है, और कोई बंदा उनका खास नहीं है तो उनको कम सैलरी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं वहीं पे हम फेयर ट्रीटमेंट नहीं करते। तो उसके लिए मतलब वो कह रहा है कि फेयर ट्रीटमेंट करना सीखो, यानी कोशिश की जाए कि हर एक बंदे को इक्वली ट्रीट करना है और जस्ट बेसिस पे ट्रीट करना है। फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन, कुछ कहने की अनुमति हमेशा उसके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको बांध के रख देना है कि भाई साहब तुमने कुछ कहना ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं बननी चाहिए। वर्क प्लेस में जो एथिकल इश्यूज आते हैं वो कहीं ना कहीं वर्क इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग भी आते हैं कि जो वर्क इन्वायरमेंट है वो सेफ़ है कि नहीं। तो वर्क इन्वायरमेंट सेफ होना बहुत ज़रूरी है, ये इसमें कहा गया है। यानी हेल्दी वर्क प्लेस होनी चाहिए ताकि किसी एम्प्लॉय को काम करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। डिस्क्रिमिनेशन, ऑलरेडी वी आर क्लियर विद दैट पॉइंट, बस उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, या एथिकल वर्क प्लेस पे मतलब एथिकल वर्क प्लेस क्या होनी चाहिए सर, या उसमें क्या इश्यूज आ जाते हैं। पहली बात, अपॉर्चुनिटी इक्वल नहीं मिलती तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उन सभी को। यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है चाहे किसी का कोई कास्ट है, किसी की कोई रेस है, किसी का कोई जेंडर है, हमें सभी को क्या देना है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी पे हायर करना है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी पे रिक्रूट करना है। इसके अलावा आप कोई भी 2-3 और देख लो। एंटी बायस ट्रेनिंग, एंटी बायस ट्रेनिंग का मतलब होता है बायसनेस के साथ किसी को ट्रेनिंग नहीं देनी। मतलब ये नहीं कि तुम्हें ट्रेनिंग मिल जाएगी इसको नहीं मिलेगी, मतलब ए को दे दी बी को नहीं दी, ऐसा नहीं करना है। सभी बंदे को सभी तरीके से ट्रेनिंग देनी है ताकि हर कोई डेवलप हो सके, हर किसी की जिसको भी ज़रूरत है उसको ट्रेनिंग मिल सके। डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ों को जितना हो सकता है यही चीज़ें रिड्यूस कर सकती हैं। इसके अलावा कोई पॉलिसीज़ बनाओ जिसमें पॉलिसीज से गाइड किया जाए हर एक बंदे को कि एक दूसरे के साथ कैसे मिलकर रहना है, क्या सही और क्या गलत है उनको बताते रहना है ताकि कभी भी डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें ना हो। डिस्क्रिमिनेशन इश्यूज़ में ये भी आता है कि लोगों को प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ रहकर डाइवर्स इन्वायरमेंट में ना कहीं कल्चर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनकी वो प्रॉब्लम या वर्क प्रॉब्लम जो आती है ना, उनकी वो प्रॉब्लम को सुनने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रीवियंस मैकेनिज्म होना चाहिए। तो ग्रीवियंस मैकेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है, यानी प्रॉपर चैनल होने चाहिए जिनसे एम्प्लॉय को कहा जाता है कि भाई साहब अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन टॉक हेयर एंड आस्क योर क्वेरी हेयर, तो हम आपकी प्रॉब्लम को सुनकर उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जेंडर इश्यूज, इक्वालिटी दोनों में रखनी है, मैन है या वुमेन है। उसके अलावा करियर एडवांसमेंट जितना हो सकता है उतना करिए, क्योंकि वर्क प्लेस पे करियर की एडवांसमेंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो करियर एडवांसमेंट में कोई भी इश्यूज़ नहीं आने चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जेंडर इश्यूज़ और कौन सी चीज़ों में जेंडर इश्यूज़ को दूर कर किया जा सकता है, मतलब जेंडर इश्यूज़ को कैसे दूर किया जा सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस करके। मतलब जैसे अब देखो कोई वुमेन है, ठीक है, उसकी मतलब कोई वुमेन है या फादर है, कह लो फादर के बेसिस पे या मदर के बेसिस पे अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको पेरेंटल लाइफ भी है, उनकी खुद की पर्सनल लाइफ भी है। तो वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस कैसे बना के चलना है वो भी उनको सिखाना है। ये नहीं कि वो पूरा टाइम अपने घर पे लगा रहे हैं और वहाँ पे काम कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों में बैलेंस कैसे बना के रखना है ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ये भी नहीं कि आप ये कह रहे हो कि मेल को ज़्यादा काम करना चाहिए, फीमेल को करना ही नहीं चाहिए क्योंकि उनका घर का काम ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी इक्वालिटी बोथ ऑफ देम ऑल्सो। जी, तो अब ये हो गया आपका। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो आपका सेक्सुअल हार्समेंट है, उसमें क्या क्या होना चाहिए सर, जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस का मतलब है उसमें बिल्कुल भी नहीं सुनना किसी की। अगर आपको लग रहा है कि किसी के साथ हार्समेंट हो रही है तो टेक अ एक्शन, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद आते हैं क्लियर रिपोर्टिंग मतलब उसी समय रिपोर्ट करो, उसी समय रिपोर्टिंग पे एक्शन लो ताकि वो गलत चीज़ दोबारा ना हो, और सख्त से सख्त एक्शन लो, ठीक है। सपोर्टिव सिस्टम होना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि विक्टिम कोई है, मतलब किसी के साथ गलत हुआ है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए सपोर्टिव सिस्टम होना चाहिए ताकि उसके साथ कभी भी उसको ऐसा महसूस ना हो कि कुछ ज़्यादा गलत हुआ है। यानी उसको सपोर्ट करने के लिए हमेशा इतना बड़ा लेवल होना चाहिए ताकि वो कभी भी डिप्रेस स्टेज में ना चला जाए। इसके अलावा रेगुलर
रेगुलर ट्रेनिंग अगर आप उनको दोगे कि किसी चीज़ से कैसे हैंडल आउट करना है और कैसे निकल के आना है, तो ऑफकोर्स वो उनके लिए मददगार होगा। तो ऐसे आप वर्क प्लेस बेसिस पे अपने इश्यूज़ को देखते हो और उन इश्यूज़ को कैसे दूर करोगे, उन चीज़ों को देखा जाता है, राइट। अब अकाउंटिंग और फाइनेंस के एरिया में आपको कौन से एथिक्स ज़रूरी हैं और क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो ये क्यों ज़रूरी है, तो सर ट्रस्ट बनाने के लिए। कैसे कि कह लो कि अगर अकाउंटेंट और क्लाइंट का इंटरेस्ट बनाना है ना, ट्रस्ट एक दूसरे के साथ, तो वो तभी बन पाएगा जब आप एथिक्स लेकर आओगे। तो क्लाइंट और इन्वेस्टर और अकाउंटेंट का आपस में ट्रस्ट तभी बन पाएगा जब आप एथिकली काम करोगे। यानी अकाउंटेंट भी बताएगा, यानी अगर क्लाइंट भी अकाउंटेंट को बताएगा कि ये चीज़ें उनके बिजनेस में हुई हैं, जिससे अकाउंटेंट अपने काम को अच्छे से करेगा, और अकाउंटेंट भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उनको प्रॉपरली बताएगा। तो देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी। अगर है, प्रॉपर एथिक्स हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड होता जाएगा। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी हो गया कवर, कह लो कंप्लायंस होनी चाहिए। मतलब कंप्लायंस बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं, मतलब कंप्लायंस मतलब क्या है, कंपनी लॉ ने कहा हुआ है, या फिर आप ऑडिटिंग पढ़ते हो जब, तो ऑडिटिंग के साथ आपको क्या पढ़ाया जाता है, एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर एथिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत है, तो उसको कंप्लाइड करवाने के लिए एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग के अंदर। इसके अलावा रेपुटेशन, ऑफकोर्स अगर कोई अकाउंटेंट फील्ड में एथिक्स को याद रखकर, एथिक्स को साथ में लेकर काम करवा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उस बिज़नेस की रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि अगर किसी ऐसे एरिया में वो इन्वेस्ट कर रहा है जहाँ पे अकाउंटिंग सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट है और पूरा मतलब जिसमें लग रहा है कि यार अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर रहेगी और उनकी सारी जानकारी उनको मिलेगी कि उनका पैसा कहाँ लगाया गया, कहाँ पे लगा, कितना इंटरेस्ट आया, किस लेवल पे आया, कितने खर्चे लगे। जब ये सारी चीज़ें प्रॉपर दिख रही हैं उनको, तो उनका इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, यानी उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो इस वजह से ज़रूरी है क्या, अकाउंटेंट की फील्ड में एथिक्स का होना। अब एथिकल इश्यूज़ क्या हैं सर? तो एथिकल इश्यूज़ क्या हैं, 2F2C IBM है। अब ये क्या है सर? इसका मतलब है फाइनेंशियल मिस रिपोर्टिंग। देखो, एथिकल इश्यूज़ तब आते हैं जब हम एथिक्स होने के बावजूद भी कुछ गलत काम करते हैं। तो सबसे पहले कहीं ना कई बार ना जो एक कह लो कि डेलिब्रेट, यानी अपने आप ही हम कई बार ऐसे गलत कारणों में, यानी कुछ का अपना खुद का फ़ायदा ढूंढने के लिए, मतलब कई बार अकाउंटेंट अपना खुद का फ़ायदा ढूंढने के लिए क्या करते हैं, या क्लाइंट के साथ मिलकर क्या करते हैं, मिस रिपोर्ट कर देते हैं। यानी जो रिपोर्टिंग है उसमें कुछ गलत रिपोर्ट कर देते हैं, यानी जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है या तो वो नहीं दिखाते, जो एक्चुअल सेल होती है या तो वो नहीं दिखाते, तो वो एक गलत चीज़ है। नंबर 2, इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब जो अकाउंटेंट है, ऑफकोर्स वो क्लाइंट के इन्फॉर्मेशन की सारी नॉलेज जानेगा। अब उसको पता है कि उस क्लाइंट के बिजनेस में क्या क्या है, कब कब कितना कितना पैसा आता है, क्या क्या आता है। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा बाहर, तो वो चीज़ गलत मानी जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऑफकोर्स कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। कई बार अकाउंटेंट अपने बेनिफिट के लिए कई बार ये गलत काम कर देता है, ठीक है, तो ये भी चीज़ इसमें आ जाती है। उसके बाद क्या आ रहा है, देखो, अब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो गई। उसके बाद फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। अब फ्रॉड तो ऑफकोर्स मैंने बताया ही है कि जैसे अब अगर आप बात करो कि टारगेट मीट आउट करना था, अब मैंने एग्जांपल दिया था ना ऊपर कि अगर आपने टारगेट मीट आउट करना है, तो कई बार क्या होता है, आप जानबूझ के फिक्टिशियस डेटर्स डाल दोगे, तो वो क्या है, एक तरीके का फ्रॉड ही है कि आप कुछ गलत काम करके कुछ गलत चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एक तरीके का फ्रॉड है। इसके अलावा फंड का मिसयूज़ करना। कई बार हो सकता है कि जो फंड जो है, जिस काम के लिए यूज़ करने थे, उस काम को यूज़ करने के बजाय कुछ गलत काम के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो भी इसी में आ जाता है। तो एथिकली काम आपको सिखाया तो जा रहा है कि भाई साहब एथिक्स इस तरीके से फॉलो करने हैं, पर उसके बावजूद भी आप क्या क्या गलत काम करते हो, वो बताया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा कई बार आप टैक्स से बचने के लिए भी कई बार आप गलत काम करते हो, जो कि अनएथिकल चीज़ों में आ जाता है। यानी आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को प्रॉफिट कम दिखाने के लिए कई बार खर्चा ज़्यादा डाल देते हो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें डाल देते हो, या कुछ गलत तरीके से बचने की कोशिश करते हो, तो वो सब चीज़ें इसमें कवर अप हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया अब आपका। अब इसमें आता है सर कि एथिक्स का मार्केटिंग में क्या रोल है। अब अगला टॉपिक क्या है सर, एथिक्स का मार्केटिंग एरिया में क्या रोल है। सर मार्केटिंग एरिया में कस्टमर के ट्रस्ट को बढ़ाना, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डअप करना। बहुत सिंपल से पॉइंट है, जिसको मैं सिर्फ रीड आउट करूँगा तो आपके माइंड में आते जाएंगे। अगर हम बात करें फेयर कंपटीशन की, तो वो भी इससे बिल्डअप हो जाता है। अगर हम बात करेंगे सर ब्रांड की रेपुटेशन बढ़ानी है, तो ऑफकोर्स मेंटेन करने के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है, मतलब एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है।
एथिक्स कहीं ना कहीं या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मार्केटिंग के अंदर लेकर आते हो तो उससे कहीं ना कहीं सोसाइटल वैल्यूज़ या एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, यानी उनकी मतलब उनके साथ हमारा कनेक्शन ज़्यादा बढ़िया बन जाता है और हम लंबे समय तक अपने आप को बिजनेस को लेकर जा सकते हैं, यानी सस्टेनेबल अपने अपने आप को सस्टेनेबल बना सकते हैं जितना ज़्यादा हम बनाना चाहते हैं, राइट। तो ये एक चीज़ एक तरीके की क्या है आपकी ज़रूरत है एथिक्स की, किस फील्ड में, मार्केटिंग के फील्ड में। अब मार्केटिंग के फील्ड में अगर हम एथिकल इश्यूज़ की बात करें तो वो क्या प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, तो सर प्रॉब्लम्स आती हैं हमें सबसे पहले गलत एडवर्टीजमेंट। ऑफ कोर्स मार्केटिंग में क्या नुकसान होंगे, मार्केटिंग में क्या गलत हो सकता है, तो सर मार्केटिंग में सबसे पहले गलत तरीके से एडवर्टीजमेंट करके लोगों को खींचने की कोशिश की जाती है, तो वो एक गलत काम है। उसके अलावा कई बार प्राइसिंग एम्बिगियस रखी जाती है। एम्बिगियस मतलब होता है कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी लग रही है वो बताया नहीं जाता इसके अंदर, मतलब जो प्राइस है ना वो किस तरीके से सेट किया गया है वो बताया नहीं जाता कई बार। उसके अलावा आप जैसे कर लो कल्चर इंसेंसिटिविटी, कल्चर डिफरेंसेस इसमें बहुत आते हैं, मतलब कल्चर बेसिस पे कई बार हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं अपने प्राइजेस के बेसिस पे। इसके अलावा टारगेट वनरेबल पॉपुलेशन, कई बार हम सिर्फ एक पॉपुलेशन को ज़्यादा टारगेट करके चलते हैं, क्योंकि मतलब इन शॉर्ट कई बार हम क्या करते हैं सिर्फ एक ही तरह के पीपल को ज़्यादा टारगेट करते हैं, तो वो भी एक गलत चीज़ है। कहने का मतलब ये नहीं कि चलो एक ही तरह के टारगेट मतलब एक ही तरह के पीपल को टारगेट करना गलत है, मतलब कई बार हम कोई ऐसी चीज़ सिर्फ और सिर्फ जानबूझकर उन पर्सन को टारगेट करके करते हैं ताकि वो चीज़ वहाँ से इंक्रीज हो सके। कई बार हम जैसे देखते हैं कि यार पता है कि वो चीज़ सही नहीं है, जैसे अब मैं फास्ट फूड की बात कर लूँ, पता है कि वो चीज़ सही नहीं है, बड़ों को तो वो चीज़ अब पता नहीं है, लेकिन अगर मैं एक टारगेट दे दूँ तो हमें पता है कि अगर हम बच्चों को लेकर चलेंगे जिनको वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, हम उनको अगर टारगेट करके कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते जाएंगे तो वो चीज़ बढ़ जाएगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया, अब यू डोंट राइट दैट पॉइंट, बट स्टिल मैंने एग्जांपल क्या दिया, एक यही आपको दिया है कि कई बार कुछ गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करके हम उन्हीं पर्सन को टारगेट करते हैं जो जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें पता है कि वो चीज़ गलत है उनकी सेहत के लिए या उनके अपने लिए, पर फिर भी हम टारगेट करते हैं। इसके अलावा हिडन फीस ले लो, कई बार कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हम जानबूझ के साइड पे लगाए होते हैं पर हमें बताते नहीं है कि कहाँ पे, मतलब कंज्यूमर डेटा, मतलब कह लो कि जो परचेज़ होती है ना, परचेज़ में कौन से खर्चे एक्स्ट्रा हैं, कौन सी फीस एक्स्ट्रा लगाई गई है वो हमें नहीं पता होती। और वेरी इंपॉर्टेंटली डेटा प्राइवेसी। अब हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन मार्केटिंग भी आती है इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं अगर हम अमेज़ॉन में अपना डाटा डालते हैं तो वो कितना सेफ़ है, कहीं और तो नहीं जा रहा, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। कई बार कुछ गलत मैसेजेस भी चले जाते हैं, तो ये सब चीज़ें कहाँ पे आती हैं, मार्केटिंग की फील्ड में। मार्केटिंग की फील्ड में ये सब चीज़ें इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। अब आप कोई भी मैनेजमेंट ले लो, अब मैंने क्या किया, कोई भी मैनेजमेंट ले लो, अब किसी भी मैनेजमेंट में अगर आपने एथिकल इन्वायरमेंट को इंक्रीज़ करना है ना, तो कैसे हो सकता है इंक्रीज़, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो किसी भी मतलब किसी भी मैनेजमेंट में एथिकल इन्वायरमेंट को बढ़ाना है तो सबसे पहले लीडरशिप, मतलब एक टॉप मैनेजमेंट है ना, उसको लीडर की तरह बनकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि लीडर सभी को लेकर साथ लेकर काम करता है, नंबर वन। नंबर टू, पॉलिसीज़ क्लियर होनी, जितनी ज़्यादा पॉलिसीज़ क्लियर होंगी, सभी को जितना पता होगा कि हमने क्या काम करना है, कैसे करना है, तो कहीं ना कहीं वो काम अच्छे से हो पाएगा। एथिकल ट्रेनिंग, ऑफ कोर्स ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है। ओपन कम्युनिकेशन, सभी के साथ ना कम्युनिकेशन बना के रखो, एक बढ़िया कम्युनिकेशन सिस्टम बना के रखो जिससे उनको पता हो कि हमने क्या करना है और कब कब करना है और कैसे कैसे करना है, राइट। अकाउंटेबिलिटी, सभी को कहो कि आप जिनको जिनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उनको बताओ कि यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट थिंग। तो अकाउंटेबल जितना रखोगे किसी पर्सन को, उतना वो डरेगा उस काम को प्रॉपर करने से और उतना ही वो सही करेगा उस काम को, क्योंकि उनको पता है कि उनको आगे जाकर जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई बंदा एथिकली काम करता है तो उनके लिए रिवॉर्ड रखो, क्योंकि कई बार अगर नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव बिहेवियर भी सही होता है किसी काम को करवाने के लिए। तो ये बेनिफिट हैं जो आप अच्छे से मतलब किसी भी मैनेजमेंट में अगर आप एथिकल कंडक्ट करवाना चाहते हो कोई भी काम, तो आप इस तरीके से करवा सकते हो। इज ए क्लियर? यस। अब एक छोटा सा मीनिंग है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग कैसे कहते हैं सर, तो जब आप सोसाइटी के रिगार्डिंग, मतलब जैसे आप कह लो कि अ प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज इन अ मैनर दैट अलाइन विद एथिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। मतलब जब आप एक ऐसे प्रोडक्ट को बढ़ाने की, मतलब एक ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो जो सोशली भी बढ़िया है,
जो इन्वायरमेंटली बेसिस पे भी बढ़िया है और जो एथिकली कंडक्ट से भी बहुत अच्छा है, तो उस केस में हम किसका नाम, मतलब उस केस में हम कौन सी मार्केटिंग कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग कर रहे हैं। इज इट डन? यस सर। अब उसके बाद बात आती है सर कि विसल ब्लो का अगला टॉपिक आता है। अब विसल ब्लो कब होती है और कब, मतलब मेनली इसका क्या रूल है। देखिए विसल ब्लोइंग का जब हम बात करते हैं तो विसल ब्लोइंग का मतलब है कुछ ऐसा गलत एक्ट हो रहा है कंपनी के अंदर और वो गलत एक्ट के बेस पे एक्शन लेना। कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा गलत एक्ट डिस्क्लोज करना, मतलब एक्ट ऑफ डिस्क्लोजिंग द इन्फॉर्मेशन दैट इज डीम्ड इलीगल। मतलब एक ऐसा एक्ट होता है, एक ऐसा कह लो काम करते हैं हम जिसमें जैसे एक एम्प्लॉई है, अब उस एम्प्लॉय को दिख रहा है कि यार कुछ गलत हो रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसने उसी समय एक्ट करा, दैट इज नोन एज विसल ब्लो। उसने उसी समय क्या करी है, कंपनी के अंदर विसल ब्लोइंग करी है। ठीक है, अब ये विसल ब्लो जो उसने कर तो दी सर, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि रीजंस क्या होंगे इसको करने के। अब क्यों करी होगी उसने? सबसे पहला रीज़न, कुछ गलत हो रहा होगा, मतलब कुछ फ्रॉड वगैरह चल रहा होगा इस वजह से। दूसरा, कुछ अनएथिकल चल रहा होगा इस वजह से। तीसरा, कोई सेफ्टी वायलेशन हो सकती है इस वजह से। चौथा, कोई अनएथिकल अनकवरिंग एनवायरमेंटल हार्म, कोई इन्वायरमेंट को हार्म पहुंच रहा हो सकता है इस वजह से। इसके अलावा कोई डिस्क्रिमिनेशन या हार्समेंट हो रही होती है इस वजह से, या फिर कोई फाइनेंशियली मिसकंडक्ट हुआ होगा इस वजह से, या कोई इलीगल एक्टिविटी हुई होगी इस वजह से। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं कि विसल ब्लो हम क्यों करेंगे। इसके अलावा सर विसल ब्लो अगर करते हैं तो फ़ायदे और नुकसान क्या होंगे, प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगे। तो फ़ायदा तो होगा सर, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। फ़ायदा तो होगा कि जो गलत काम हो रहा है वो रुक जाएगा। फ़ायदा तो ये होगा कि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, यानी जो एम्प्लॉयज़ हम पे विश्वास करते हैं, वो कभी टूटेगा नहीं। फ़ायदा तो ये होगा सर कि एथिकल बिहेवियर जो है वो बढ़ता जाएगा। फ़ायदा तो ये होगा कि हम ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, मतलब सभी को पता होगा कि यार हमारे बिज़नेस में कुछ छुपाया नहीं जाता। और सभी को फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो गलत नहीं यूज़ हो रहे, वो सेफ़ हो रहे हैं। लेकिन नुकसान क्या होगा सर? अब रिटेलिएशन का मतलब होता है सर कि जिस बंदे ने उस चीज़ को डिस्क्लोज करा उसके लिए रिस्क होगा ना, कि उसका अगर नाम डिस्क्लोज हो गया तो जिस बंदे का नाम उसने डिस्क्लोज करा है उसके लिए, मतलब उसने क्या पता इस बंदे का क्या करना है। ठीक है ना, आप किसी बंदे को पकड़वाते हो तो आपके ऊपर भी खुद को डर आ जाता है ना कि पता नहीं अगर वो जेल से छूट कर आ गया या कहाँ से छूट कर आ गया तो मुझे भी मार डालेगा। तो रिस्क ऑफ रिटेलिएशन होता है। नंबर 2, पर्सनल फॉल आउट, यानी आपके खुद में मन में एक डर रहता है, यानी कह लो पर्सनल और प्रोफेशनल फॉल आउट। खुद का भी जो होता है यार एक डर बैठा रहता है, और प्रोफेशनली भी आपको ये होता है कि अगर हम ये काम, मतलब अगर हम ये सब चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे तो खुद का तो काम होगा ही होगा, लेकिन प्रोफेशनली भी हम फॉल आउट हो जाएंगे। मतलब प्रोफेशनल बेसिस पे भी हमें ये लगेगा कि हमारे बिजनेस में कुछ गलत हो रहा है, तो गलत बिजनेस एक तरीके से गलत रेपुटेशन करता है, तो ये हम इसलिए नहीं करते। विसल ब्लोइंग का नुकसान क्या होगा, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, ऑफकोर्स आपको पेनल्टीज वगैरह लगेंगी या ये वो चीज़ें आपके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे। रिलेशनशिप काफ़ी डैमेज हो जाएंगे, क्या पता आपके फ्रेंड ने ही आपके बारे में बता दिया तो फ्रेंडशिप टूट सकती है, रिलेटिव रिलेशनशिप टूट सकते हैं। नेगेटिव पब्लिक परसेप्शन, मतलब नेगेटिविटी बन जाएगी पब्लिक के अंदर आपकी, और करियर का डैमेज हो सकता है, मतलब करियर डैमेज होने के चांसेस रहेंगे वहाँ पे। डन। अब इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो सर बहुत सिंपल सा सिस्टम है। इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम बना के रखो, जितना हो सकता है रिपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल रखो कि भाई सब बढ़िया सा कंट्रोल सिस्टम रखना है आपने। कंट्रोल सिस्टम जितना बढ़िया होगा उतना फ़ायदे वाला होगा। ठीक है, उसके अलावा एंटी रिटेलिएशन पॉलिसीज का मतलब ये है कि जिस बंदे को डर लग रहा है ना कि उसको शायद अगर उसने नाम ले लिया तो उसका खुद का रिस्क बहुत बड़ा है, कोई उसको हार्म पहुंचाएगा, तो उसको समझाओ कि आप बस नाम लो, आपकी सेफ्टी हमारे हाथ में, ताकि वो बेडर होकर हमारे पास आए और हमें उस बंदे का नाम बताए जो गलत काम कर रहा है। लीगल प्रोटेक्शन, ऑफकोर्स लीगल प्रोटेक्शन जितनी ज़्यादा किसी को दी जाएगी उतना वो खुल के अपने बारे में और उतना वो गलत तरीकों के बारे में बताएगा हमें। एथिकल कल्चर, ऑफकोर्स जितना एथिकल कल्चर डेवलप करोगे उतना ही गलत काम होने से बच जाएगा। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, कोशिश करो कि एक ऐसी ओवरसाइट सिस्टम लेके आओ जो इंडिपेंडेंट हो, यानी बाहर से कोई पर्सन बुलाओ जो किसी इंटरनल को नहीं जानता, और ऑटोमेटिकली वो इस तरीके से आपके ऊपर नज़र रखेगा कि कुछ भी गलत काम आप करोगे तो आप पकड़े जा सकते हो। अगर कोई अपना आपको नज़र अगर आपको कोई अपना बंदा आके देखेगा तो ऑफकोर्स उसमें शायद बचने की उम्मीद है, लेकिन अगर कोई बाहर से जैसे ऑडिटर आता है, अब एक्सटर्नल ऑडिटर आता है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट ही होता है ना, तो अब उसके सामने कोई भी आप गलत काम करके देखो तो फंस जाओगे, राइट।
ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, ऑफ कोर्स ट्रेनिंग जितनी दोगे, लोगों को समझाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है, उतना ही वो बिल्डअप होंगे और उतना ही कंपनी के अंदर गलत काम रुक जाएगा। ऑफ कोर्स यस सर। चलिए, तो अब अगला पॉइंट क्या आता है सर, इको फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं। इको फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं, तो उसको लर्न करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। इन्वायरमेंट वर्ड को याद कर लो, आपको इको फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस समझ आ जाएंगी। तो इको फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस का मतलब है इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप बिजनेस में क्या क्या चीज़ें कर सकते हो जो आपके लिए भी बेनिफिशियल है और इन्वायरमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है और एथिकली वो चीज़ सही है। तो सर उसमें आता है एनर्जी एफिशिएंट इनिशिएटिव्स। एनर्जी एफिशिएंट इनिशिएटिव में जो आपकी एनर्जी मतलब जो एनर्जी का मिसयूज़ ना होने दे। नंबर 2, नेचर रिसोर्स कंजर्वेशन, आप आगे डिटेल में पढ़ लोगे इसके बारे में। वॉलंटरी कार्बन ऑफसेट प्रोग्राम, कार्बन मिसयूज़ ना हो, मतलब कार्बन का भी जो है वो मिसयूज़ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। इम्प्लीमेंट द ग्रीन टेक्नोलॉजी, जितना हो सकता है इन्वायरमेंट सेफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो जो इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाएं। रिसाइकल करो, वेस्टेज जो है उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना करो किसी चीज़ को, और रिसाइकल करने की कोशिश करो। सस्टेनेबल सोर्सिंग और ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करो, ज़्यादा बेटर होगा, वो बेनिफिशियल भी है और लॉन्ग टर्म भी आपको बेनिफिट देंगी, ठीक है। इसके अलावा मिनिमाइज कार्बन एमिशन, ऑलरेडी बात हो चुकी है। इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन, वेरी सिंपल, ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन ऐसे लेकर आओ जो इको फ्रेंडली है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, राइट, उसमें कोई पोल्यूशन वगैरह तो नहीं हो रहा ज़्यादा। इसके अलावा नेटवर्क विद एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनर्स, कोशिश करो कि नेटवर्किंग बना के रखो उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो एनवायरनमेंट के बेसिस पे काम करते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर एनवायरनमेंट के साथ लिंक करके करेगा, मतलब जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन यानी मेरा जो बिजनेस है, अगर वो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करके चलता है, तो कभी भी हम अगर एनवायरनमेंट को कोई गलत काम करवा रहे हैं या एनवायरनमेंट के ऊपर कोई गलत काम कर रहे हैं, तो हमारा एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो काम करने से पहले ही हमें रोक देगा, तो उससे एनवायरनमेंट हार्म नहीं होगा, राइट। ये सब चीज़ें तो हो गई हमारी इको फ्रेंडली। अब बात करते हैं सर, फिर भी इको फ्रेंडली बनाने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में भी एथिकल इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन, जैसे कि क्लाइमेट का चेंज हो जाना, रिसोर्सेज का ख़त्म हो जाना, ओशन पोल्यूशन है, ठीक है, या फिर कह लो कि टॉक्सिक वेस्ट मैनेजमेंट है, या फिर बायोडिवर्सिटी लॉस हो रही है। कॉमन सी साइंस एवीएस वाली चीज़ें हैं जो आप सभी को नॉर्मली डिटेल में पता होनी चाहिए, कोई इतना मुश्किल चीज़ें नहीं है कि ये चीज़ें हम रोक ही नहीं सकते। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें आजकल हम फिर भी करते जा रहे हैं। अब फैक्ट्री लगी है तो उनमें से एयर पोल्यूशन तो फिर भी हो रहा है। अब वही फैक्ट्री का मटेरियल कहाँ जा रहा है, ओशंस में जा रहा है, फैक्ट्री का बाहर कहीं ना कहीं मटेरियल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी क्या नुकसान हो रहा है, ओशन में, मतलब जो वेस्टेजेस है वो कहीं ना कहीं हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें हम सोच तो समझ रहे हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, पर हम कंट्रोल नहीं कर रहे, तो वो कहीं ना कहीं एथिकल नहीं है, अनएथिकल काम फिर भी हमसे हो रहा है इन केस ऑफ इन्वायरमेंट। हाँ जी, तो अब देखिए आगे इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या है। अगर हम बात करते हैं नेचर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, तो मेनली देखो अब नेचर रिसोर्सेज जो हमारे यूज़ हो रहे हैं, रिसोर्सेज जिनको हम ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए एथिक्स क्या होने चाहिए इन्वायरमेंटल बेसिस पे। तो सबसे पहले बायोडिवर्सिटी की रिस्पेक्ट करिए, उसको संभाल के रखिए। अपनी बायोडिवर्सिटी को संभालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ नेचर रिसोर्स की कंजर्वेशन करने के लिए। दूसरा है कि जो भी हम अपनी कंजप्शन कर रहे हैं ना रिसोर्सेज की, उसकी ओवर कंजप्शन मत करो। नॉर्मल जितना आपको लग रहा है कि एक नॉर्मल कंजप्शन होनी चाहिए, उतने लेवल पे ज़रूरी है, उतने ही लेवल पे करो। ओवर कंजप्शन भी ज़रूरी नहीं, मतलब ओवर कंजप्शन भी कहीं ना कहीं एथिकल इशू का कारण बन जाता है। एडहेरेंस टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल, आपने सस्टेनेबल प्रिंसिपल्स के कुछ पॉइंट्स पढ़े होंगे इन्वायरमेंट के अंदर, तो अगर आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि इन्वायरमेंट को सस्टेन रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज़ द रीज़न इन्वायरमेंट सस्टेनेबल प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, उनको फॉलो करके ही चलना पड़ेगा आपको। यानी इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिनको माइंड में रखकर आपको अपने कंपनी के अंदर फॉलो करवा के अपने इन्वायरमेंटल एथिक्स को चलाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग ज़रूरी, जैसे कोई जस्टिस या इक्विटी वाली चीज़ें हैं, उनको भी प्रमोट करना है। यानी आपको लगता है कि इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग इन चीज़ों को प्रमोट करना ज़रूरी है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एथिक। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, मतलब इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, उन डिसीजन के रिगार्डिंग भी आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे कि आपने इन्वायरमेंटल बेसिस पे क्या क्या डिसीजन सोचे हैं और उसको कैसे लिया गया है। एंड देयर आफ्टर अगर हम बात करें, कोई भी आप कंजर्वेशन कर रहे हो, मतलब कोई भी अगर कहीं पे भी कंजर्वेशन जैसी चीज़ें हो रही हैं, मतलब नेचर रिसोर्सेज को जहाँ पे संभालने वाली बात हो रही है या नेचर रिसोर्सेज को जहाँ पे कंजर्व करने की बात हो रही है,
कंपनी के जिस पार्ट में भी या किसी दूसरे एरिया में भी जहाँ पे भी नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने की बात हो रही है वहाँ पे कंपनी को एंगेज होना चाहिए। मतलब इन्वायरमेंट के किसी भी काम में एंगेज रहना ज़रूरी है अगर आप इन्वायरमेंटल एथिक की बात कर रहे हो। दैट्स इट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको माइंड में रखने हैं जब हम इन्वायरमेंटल एथिक की बात कर रहे हैं, स्पेशली कहाँ पे, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के बारे में। देयर आफ्टर हम बात करते हैं CSR प्रोविजन की। अब CSR प्रोविजन जब हम मोस्ट लाइकली बात करते हैं तो देखो ये कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग है, तो मैं प्रॉपर कवर नहीं कर सकता, इस क्वेश्चन को प्रॉपर कवर नहीं कर सकता। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसमें अगर मैं आपको ये कहूँ तो देखो कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले, एवरी कंपनी मस्ट एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। आपकी कंपनी में इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए अगर आप CSR प्रोविजन को अपने कंपनी में लागू करना चाहते हो। पहला, टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर। आपकी जो सेल है यानी आपकी जो टर्नओवर है 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, या नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा अगर है तो कंपनीज एक्ट के अंदर 2013 के अंदर आपको CSR प्रोविजन को मतलब CSR के अंदर आप आ जाओगे। अगर आप CSR के अंदर आते हो तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है सर आपकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को CSR कमेटी बनानी पड़ेगी जिसमें 3 डायरेक्टर एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है, और उन तीनों डायरेक्टर में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना कंपलसरी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो 3 डायरेक्टर वाला क्राइटेरिया है, अब अपने आप सोचो प्राइवेट कंपनी के लिए तो होगा नहीं, ऑफकोर्स प्राइवेट कंपनी में तो 2 ही मेंबर होते हैं कई बार, तो इस वजह से उन्होंने कहा अगर 2 मेंबर है तो वहाँ पे 2 डायरेक्टर ही चलेंगे, वहाँ पे 2 डायरेक्टर ही चलेंगे, नो डाउट, ठीक है। CSR पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है जिसके अंदर आपको ये बताया जाना चाहिए कि आपने क्या क्या काम करना है। CSR मतलब आपने एजुकेशन के लिए क्या काम करना है, कितना स्पेंड करना है, हेल्थ केयर के एरिया में कितना पैसा लगाया है, या फिर आप ज़्यादा किस एरिया में फोकस कर रहे हो, सोसाइटी की किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ये सब चीज़ें इसमें पॉलिसी में लिखी जानी चाहिए। मतलब पॉलिसी जो होनी चाहिए वो डिटेल में होनी चाहिए जिसमें आपको बताना है कि आपने किस किस एरिया में किस किस तरीके का एक्सपेंडिचर करना है, और मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी आपको उसके अंदर बताना पड़ेगा। इसके अलावा मिनिमम CSR एक्सपेंडिचर भी बताया गया है कंपनी एक्ट के द्वारा कि एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, जो आपका नेट प्रॉफिट होगा उसका एवरेज करना है, और उस एवरेज प्रॉफिट का 2% आपको एक्सपेंडिचर में लगाना है। लेकिन किस एवरेज प्रॉफिट का, सुन लो, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रोसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, जो पिछले बीते गए 3 साल हैं आपके, उन तीनों सालों के प्रॉफिट को ऐड करके उनका एवरेज करना है, और उस एवरेज का 2% निकाल के जो बनेगा वो खर्चा आपको अपने कहाँ लगाना है, CSR के एक्सपेंडिचर में लगाना है। अगर कोई कंपनी नई बनी है तो ऑफकोर्स उसके अगर 3 साल पूरे नहीं हुए हैं पर फिर भी उनके टर्नओवर इंक्रीज कर गई है, यानी उसके अंदर CSR प्रोविजन लागू हो रहे हैं, तो फिर उनको उतने ही साल, मतलब फिर उनके 3 साल पूरे होना हो, उनका सिर्फ पिछला साल देखा जाएगा, या जितने साल पूरे हुए हैं उतने साल देखे जाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा कहा गया है अनस्पेंड CSR फंड इफ द कंपनी इज अनएबल टू यूटिलाइज द एंटायर CSR एक्सपेंडिचर। अब 2% तो मैंने रख लिया, अब वो 2% लगाना भी पड़ेगा। अगर वो 2% पूरा मैं नहीं लगा पाता तो क्या होगा सर, उस फंड को शेड्यूल नंबर 7 के अंदर डाल दिया जाएगा। अब इस शेड्यूल नंबर 7 में क्या है वो आपको CSR में जाकर डिटेल में पता चल जाएगा। आपने सिर्फ अपने रिटर्न में यही मेंशन करना है कि शेड्यूल नंबर 7 दिया गया है, उसके अंदर आपका फंड ट्रांसफर, मतलब आपका अनयूटिलाइज पैसा जो है वो चला जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिपोर्टिंग, अब रिपोर्टिंग करने के लिए बोर्ड रिपोर्ट प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, और बोर्ड रिपोर्ट में आपको एक सेक्शन डालना बहुत ज़रूरी है जिसका नाम है CSR सेक्शन। तो उसको आपने ज़रूर डालना है अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, और पूरे साल में आपको वो रिपोर्ट एक बार तो बनानी ही है। एंड दिस रिपोर्ट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट, मतलब जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है उसका पार्ट तो होनी ही चाहिए हमारी बोर्ड रिपोर्ट। मतलब बोर्ड रिपोर्ट में आपने जस्ट वो मेंशन करना है CSR एक्टिविटी, और ये जो बोर्ड रिपोर्ट आपने मेंशन करी है ये बोर्ड रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा लिखा गया है कि कोई भी कह लो, इसके अलावा अगर आप आसानी से करना चाहते हो तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन अगर पॉलिटिकल पार्टी से किया जा रहा है तो वो भी CSR एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगा। सुन लो, नहीं बनेगा, वो CSR एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगा। मतलब पॉलिटिकल पार्टी से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन आ रहा है, या सॉरी, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी को कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वो CSR का पार्ट नहीं है, यानी वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कवर नहीं होता, ठीक है जी। तो दीज आर सम प्रोविजंस जो मैंने आपको बताए। आई होप इसमें आप कुछ तो अच्छे से लर्न कर गए होंगे, और कुछ आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, और डिटेल में लिखने की ज़रूरत ऑब्वियसली आप पॉसिबिलिटी के साथ अगर आप करना चाहते हो तो कर लो। लेकिन इसके साथ साथ ना आपको कई बार क्वेश्चन डाला जाता है आर्ग्यूमेंट्स का, तो उसमें काफ़ी हद तक आपके पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। मतलब उसके आपने अच्छे से अगर पॉइंट लिख दिए
तो कहीं ना कहीं CSR में आपको जितने मैंने अभी करवाए हैं ना, बस उतने ही पॉइंट लिखने हैं, यानी मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट करवाए हैं जो एक एग्जामिनर हमेशा अपने पेपर में चाहता है। ठीक है, इतने पॉइंट लर्न कर लेना अपने आप। अब देखो आर्ग्यूमेंट, अब आर्ग्यूमेंट क्यों होना चाहिए CSR और क्यों नहीं होना चाहिए सर? तो सबसे पहले होना चाहिए सर, तो होना इसलिए चाहिए क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है, कंपनी के ब्रांड की इमेज इंक्रीज होती है। होनी इसलिए चाहिए क्योंकि सर एम्प्लॉय का मोराल बढ़ता है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट इंक्रीज होती है। होनी इसलिए चाहिए कि सर क्योंकि कंज्यूमर और इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं। होना इसलिए चाहिए कंज्यूमर अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर होते हैं सोसाइटी के साथ। और होना इसलिए चाहिए कहीं ना कहीं क्योंकि इससे रिस्क मिटिगेट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम सोसाइटी के लिए कंसर्न करके सोसाइटल रिस्क जो होते हैं, इन्वायरमेंटल रिस्क जो होते हैं, उनको मिटिगेट कर लेते हैं। तो कुल मिला के आपको ये कहा गया है कि सोसाइटी की मदद करने से आपका क्या क्या फ़ायदा होगा। तो अब देखो कस्टमर सेटिस्फाई करोगे तो रेपुटेशन बढ़ेगी। अब देखो एम्प्लॉय सेटिस्फाई करोगे तो उनका मोराल बढ़ेगा। अब देखो कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे तो कहीं ना कहीं कस्टमर मतलब कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छे बन जाएंगे और हमारी कंपनी का ध्यान ज़्यादा कस्टमर और इन्वेस्टर को सेटिस्फाई करने पे जाएगा। इसके अलावा रिलेशनशिप तो बेटर हो ही जाएंगे, ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। लेकिन इसके अलावा सर प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि अब ना हमारा जो ज़्यादातर एक्सपेंडिचर है वो इन्हीं चीज़ों पे जाएगा, यानी हम ज़्यादातर अपने रिसोर्सेज को मेन एक्टिविटी से हटकर इन चीज़ों को फुलफ़िल करने में लगा देंगे, जिससे हमारा मेन फोकस कई बार हट जाता है। इसके अलावा अगर हम CSR कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑपरेशनल कॉस्ट हमें ज़्यादा लगने लग जाती है, यानी हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू जितना हमें प्रॉफिट होना चाहिए, उससे हमें ज़्यादा कॉस्ट लगने लग जाती है। तो कई बार हमें उस चीज़ में काफ़ी नुकसान नज़र आता है। इसके अलावा CSR होने से कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज मैट्रिक्स मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेजर एंड कंपेयर CSR इनिशिएटिव इफेक्टिवनेस। मतलब CSR के बारे में ना कई बार हमें ये प्रॉब्लम आती है कि CSR के बारे में हमें गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली क्लियर नहीं होते। मतलब हमें ना देखो बताया तो गया है कि क्या करना है, पर कैसे करने वाला काम है ना, वो जो कैसे वाला काम है वो नहीं हमें पता चलता। यानी जो स्टैंडर्ड सेट होने होते हैं ना, वो स्टैंडर्ड नहीं सेट अच्छे से किए जाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। और कहीं ना कहीं ये हमें प्रॉब्लम इसलिए फेस करनी, मतलब वो कहीं ना कहीं CSR की प्रॉब्लम बन जाती है, जिसके लिए लोग कहते हैं कि CSR होना गलत है या फिर सही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा encourage द डिपेंडेंसी ऑफ द कॉर्पोरेशन टू दी एड्रेस सोसाइटल इश्यूज, शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर। ऑफ कोर्स वेरी सिंपल पॉइंट है ये कि अगर हम बात करें CSR, अब अगर हम CSR ले आते हैं तो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ध्यान चला जाएगा। अगर हम सोसाइटी की तरफ ध्यान देने लग जाएंगे तो हमारा मेन फोकस तो हटने ही वाला है। इसके अलावा हम ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों में कंसर्न करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से जब हम ये देखेंगे कि सिर्फ सोसाइटी के ऊपर हमारा फोकस जा रहा है तो ओवरऑल एरिया में हमारा फोकस हट जाएगा। तो जब बाकी चीज़ों से फोकस हट जाएगा तो वो एक बिज़नेस के लिए मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी और उस चैलेंजिंग सिचुएशन में हैंडल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर सम पॉइंट्स। अब जाते जाते जल्दी से एक बार देख लीजिए कि बिजनेस एथिक्स के ना आजकल मिथ क्या बने हुए हैं, क्या बातें बनाई जा रही हैं। तो भाई साहब बिजनेस एथिक कहा जाता है कि ये सिर्फ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। ऐसा किसने कहा भाई? ठीक है ना, बिजनेस एथिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम। आगे, एथिकल बिहेवियर इज इन द बिजनेस इज साइनोनियम्स विद फाइनेंशियल वीकनेस। अरे वाह, कहते हैं कि एथिकल बिहेवियर जो बिजनेस में है ना, वो कहीं ना कहीं साइनोनिमस है, मतलब बिल्कुल मिलता जुलता है किससे? फाइनेंशियल वीकनेस से। क्या आप ये एग्री करते हो? नहीं सर, लेकिन ये मिथ बनाया हुआ है कि कहीं ना कहीं जहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं वहाँ पे बिजनेस एथिक्स या एथिकल बिहेवियर का होना माना जाता है, वहाँ पे ही हम मानते हैं कि एथिकल बिहेवियर ज़रूरी है। आई थिंक दैट्स नॉट राइट। कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, कहते हैं कि अगर हम लॉ एंड रेगुलेशन को मानना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एथिकल कंडक्ट वही है। क्या एथिकल कंडक्ट सिर्फ लॉ एंड रेगुलेशन को मानना ही है? अरे नहीं सर, एथिकल कंडक्ट को मानना इसके अलावा कई बार बहुत सी और भी चीज़ें आती हैं। अकेला लॉ एंड रेगुलेशन को मानना एथिकल कंडक्ट नहीं है, एथिकल कंडक्ट करने के बाद लॉ एंड रेगुलेशन मानी जाती है, ये कहा जा सकता है। ठीक है, एथिकल डायलेमा आर क्लियर कट एंड ईजिली रिसॉल्व्ड। कहते हैं कि एथिकल डायलेमा यानी एथिकली जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं ना, जो डर हमें महसूस होते हैं, वो चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। क्या आप मानते हो इन चीज़ों को? अरे नहीं सर, एथिकल डायलेमा मतलब बहुत मुश्किल वाली प्रॉब्लम्स। तो क्या इतनी आसानी से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं? नहीं सर, इतनी आसानी से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो ये भी एक मिथ बना हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं, वो तो चलता है।
परसुइंग द प्रॉफिट एंड प्रैक्टिसाइजिंग एथिक्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कहते हैं कि प्रॉफिट और एथिक्स दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अरे भाई क्या क्या बातें करते हो। अब मुझे पता है कि ये चीज़ आपको पता चल चुका है कि पॉइंट इतना क्या कहने की कोशिश है कि एथिक्स और प्रॉफिट है एक दूसरे से लिंक, कैसे हैं कैसे नहीं है, लोगों ने इसका मजाक उड़ाया हुआ है। तो अब आपको भी पता है कि अगर एथिकली सिचुएशन है, हम अपने एथिकल बिजनेस में जा रहे हैं आगे, तो कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे तो प्रॉफिट तो ज़रूर होगा। तो फिर आप कैसे ये बात कह सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा बिजनेस एथिक्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट नॉट ऑल द एम्प्लॉयज। क्या आपको लगता है बिजनेस एथिक्स सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को मानना ज़रूरी है, बाकियों को खुशी से भाई साहब ना मानो तो चलेगा? नहीं। तो ये मिथ बने हुए हैं जो गलत है काफ़ी, तो उनको आपने सही ठहराना है, दैट्स इट, ठीक है जी। अब जाते जाते एक और चीज़ कर जाइए सर कि कंज्यूमर के लिए क्या क्या गलत चीज़ें की जा रही हैं, यानी कंज्यूमर के लिए क्या प्रॉब्लम्स होती हैं फेस करने वाली। तो सर कंज्यूमर को धोखा दिया जाता है अनएथिकल प्रैक्टिसेस में। कैसे? मतलब धोखा दिया जाता है अनएथिकल प्रैक्टिसेस के ज़रिए। कैसे? उनको गलत एडवर्टीजमेंट दिखाकर, उनको प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ में, मतलब कह लो कि पहले जानबूझ के ना, कह लो कि अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि जो पहले फ्री दे दी जाती हैं, पर आने वाले समय में बाद में उसमें से पैसे उठा लिए जाते हैं। तो ऐसे लाले दिए जाते हैं कई बार। उसके अलावा कई बार कई चीज़ों का रिस्क होता है, वो बताया नहीं जाता कि यार ये चीज़ खरीदोगे तो ये रिस्क है, और ये खरीदने से पहले अवेयरनेस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बताए नहीं जाते अच्छे से। कई बार कंज्यूमर की जो प्राइवेसी है उसका ध्यान नहीं रखा जाता। मैंने आपको ये पहले मिलते जुलते हैं कहाँ से सर? मार्केटिंग से। याद है ना कि मार्केटिंग में जो पॉइंट्स पढ़े थे, कहीं ना कहीं कंज्यूमर के भी पॉइंट्स आपके मिलते जुलते हैं। तो आप उसी के पॉइंट्स इसमें डाल सकते हो और इसके पॉइंट्स भी उसमें डाल सकते हो। काफ़ी मिलते जुलते पॉइंट हैं, एक दूसरे को बस थोड़ा सा अलग करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, तो लास्ट में अब आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन होनी क्यों चाहिए सर? अब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके क्या फ़ायदा होगा? कंज्यूमर का ट्रस्ट बढ़ेगा, तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो फेयर ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, मतलब हम हर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किससे? गलत चीज़ों से, यानी उनको जो फॉल्स एडवर्टीजमेंट करवाई जा रही हैं उनसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको सही प्रोडक्ट देने की कोशिश की जा रही है, यानी उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट की कोशिश की जा रही है। ट्रांसपेरेंसी, कोशिश की जा रही है कि जितना कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाएगा वो एक सबसे बड़ा फ़ायदा कहाँ देगा हमें? ट्रांसपेरेंट वे में। क्योंकि एथिकल प्रैक्टिसेस जितना हम एथिकल प्रैक्टिसेस से कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होती है, और जितना ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होगी उतना हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कंज्यूमर को एक नॉलेज दें उनके प्रोडक्ट के बारे में। उनको बताएं कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ें हमने डाली हैं, वो इंग्रेडिएंट्स बताए जाए, जिसकी वजह से उनको ये महसूस हो कि उनको कंपनी ने सारी चीज़ें बताई हैं, और वो अवेयरनेस के साथ वो प्रोडक्ट को ख़रीदें और उनको प्रोटेक्शन महसूस हो। अब कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं सर? सेफ्टी एंड वेलबींग। क्यों ज़रूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं सेफ्टी और वेलबींग का सवाल है। कंज्यूमर सेफ रहेगा, कंज्यूमर की वेलबींग का ध्यान रखोगे तो ही तो सब कुछ चलेगा। बिना कंज्यूमर के बिजनेस भी खाली है भाई। तो उसकी सेफ्टी और वेलबींग का ख्याल रखना एक बिज़नेस की ही ड्यूटी मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशंस बनाना चाहते हो तो भी आपको कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर ही एक पर्सन है, अगर वो आपसे लगातार जुड़ा रहेगा तो आपके बिज़नेस को आगे लेके जा पाएगा, और अगर आगे लेकर जा पाएगा तो तभी काम बन पाएगा और तभी आप ग्रो कर पाओगे। क्योंकि जितना ज़्यादा वो सेटिस्फाई उतना आपकी इमेज बढ़ेगी, जितना इमेज ग्रो होगी उतना आप ग्रो करोगे, जितना ग्रो करोगे उतना आप लॉन्ग टर्मली आगे बढ़ सकते हो। इज ए क्लियर? यस सर, दैट्स ऑल डन। यस सर, तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको ये मैराथन क्लियर हो गया होगा। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कह दिया था कि एथिकल थ्योरीज का क्वेश्चन एक अलग वीडियो में ज़रूर है, तो उसको यहाँ कवर करने में काफ़ी टाइम जा सकता है, तो आप ऑफकोर्स उसमें एक बार देख लीजिएगा। 1.5x की स्पीड करके आप आराम से उसमें 15 मिनट में देख सकते हो, सारी चीज़ों को आराम से हो जाएगा, तो इतना मुश्किल नहीं है वो चीज़। तो अच्छे से वो भी कर जाइएगा क्वेश्चन, और बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो वीडियो को जाते जाते जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।